जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट और बायो सेवर्ट लॉ की बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमको मालूम है कि सपोज ये एक मैग्नेट है, ये आप सभी ने फील किया हुआ है कि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। अगर हम आयरन पार्टिकल्स को इस मैग्नेट के पास यहाँ पे रखें तो क्या होता है, उन पर फोर्स लगता है, आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम उसी मान लीजिए ये एक आयरन पीस रखा था यहाँ पे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हमने इस पीस को यहाँ से उठा के थोड़ा सा पीछे ले गए, थोड़ा दूर जाके रखा। अभी भी क्या होगा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे हम इस पीस को दूर ले जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि दूर ले जाने पर इस आयरन पीस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है या उस पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि कोई अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। दैट मीन्स अगर हम बात करें द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाई एनी मैग्नेट इज फॉर ए लिमिटेड डिस्टेंस, यानी कि मैग्नेट जो अपना फोर्स लगाती है किसी भी मटेरियल पर वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही वर्क करता है। एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद जो फोर्स होता है मैग्नेट का वो वर्क करना बंद कर देता है। तो वहां पर ये जो डेफिनेट डिस्टेंस हमको मिलती है, इसी डेफिनेट डिस्टेंस या इसी डेफिनेट एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली अगर बात करी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड any magnet और करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने क्यों वर्ड यूज किया है। मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which their magnetic effect मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कि उसका जो फोर्स है कैन बी एक्सपीरियंस, कैन बी यानी किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां पर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दैट ऑल स्पेस ऑल रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कहीं पर कोई मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट रखी हुई है, इस मैग्नेट के पास अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो इस पॉइंट पे और यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फोर्स अगर वर्क करता है, फोर्स अगर वर्क करता है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे फील्ड है। और अगर मान लीजिए आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे फोर्स वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पर फील्ड नहीं है। सिंपली द रीजन और स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच देयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फील्ड एक्सपीरियंस्ड, जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करता है, दैट ऑल रीजन दैट ऑल स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है या इसकी जो इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। ये जो आपका बी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें एक डायरेक्शन होती है और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट होता है आपका टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। या फिर इसका एक यूनिट और होता है जिसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे, बट अभी हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच देयर force or magnetic effect can be experienced is called magnetic field. The strength of magnetic field at any point of space, at any region in space, is represented by a term that is called magnetic field intensity.
इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्लियर? टेस्ला इसकी यूनिट है। अब यहां पर देखिए, नॉर्मली जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड को दो टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। दो टाइप से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि एक तो आप क्रॉस मेथड होगा इसको रिप्रेजेंट करने का, कि किसी भी स्पेस में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करोगे तो क्रॉस से करोगे। एक होगा आपका डॉट, इस टाइप से डॉट्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब देखिए क्रॉस और डॉट्स में क्या डिफरेंस है, कि क्रॉस हम कब यूज करते हैं, क्रॉस जो होता है आपका ये यूज कब किया जाता है, इसके लिए समझ लीजिए क्रॉस यूज होता है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड के लिए। क्लियर? इनवर्ड, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड एट प्लेन ऑफ पेपर। पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, क्रॉस से। और अगर किसी स्पेस में परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, डॉट रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स हो सकते हैं। एक सोर्स आपका हो सकता है मैग्नेट, जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे बार मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट होती है। और दूसरा हो सकता है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। हम दो टाइप से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेट को यूज करके या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूज करके। तो हम वही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करेंगे। है क्या, एक साइंटिस्ट थे ऑस्टर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास कराया जाता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि करंट अगर हम पास कराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। दैट मींस व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर देन इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी मैग्नेट को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था जरा वो देखिए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर, और जब इस कंडक्टर के थ्रू उन्होंने करंट पास कराया, मान लीजिए ये कंडक्टर है इस टाइप से, इस कंडक्टर के थ्रू उन्होंने करंट पास कराया, ये कंडक्टर, इसको एक सर्किट से कनेक्ट किया। इसका एक सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस माइनस, ठीक है। इस कंडक्टर के आसपास उन्होंने क्या किया, इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक कंपास रखे इस टाइप से, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। और जब उन्होंने इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक कंपास रखे तो दो सिचुएशन उन्होंने ली। व्हेन I इज इक्वल 0, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा इस कंडक्टर के आसपास और कंडक्टर में कोई भी करंट जब पास नहीं हो रहा था, तो जब कोई करंट पास नहीं हो रहा था इन दैट सिचुएशन द डिफ्लेक्शन इन कंपास इज 0। क्लियर? डिफ्लेक्शन इन कंपास 0, दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, 0 था। ये फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन क्या की, उन्होंने इसी कंडक्टर को कनेक्ट करके एक सर्किट ड्रॉ किया और उस सर्किट में करंट पास कराया। अब उन्होंने क्या किया, इस सर्किट में करंट पास कराया। जब उन्होंने इस सर्किट में करंट पास कराया तो करंट पास होने पे क्या हुआ कि जैसे ही करंट पास हुआ वैसे ही ये जो कंपास रखे हुए थे, ये कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है। यानी ये कंपास आपके रोटेट करने लगे। कंपास आपके डिफ्लेक्ट हो गए। कंपास डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है,
तो ये कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी स्पेस में किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का वर्क करता है। क्लियर? अगर कंपास डिफ्लेक्ट हो रहे हैं दैट मींस कि करंट फ्लो होने पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे जैसे ही ये हुआ तो कंपास डिफ्लेक्ट हो गए, कंपास डिफ्लेक्टेड। कंपास डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में बनता है। दैट मींस वी कैन से दैट व्हेनेवर द करंट इज पास्ड थ्रू एनी कंडक्टर a magnetic field is induced around it. Clear? On this basis Oersted will conclude that a current carrying conductor will also behave like a magnet. इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करते हैं या किसी कंडक्टर में करंट पास कराया जाता है तो करंट पास कराने पर ये कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है एंड दिस कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? तो ये ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट था और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमको ये मालूम पड़ा कि करंट पास करा के हम कंडक्टर को मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। ये जो मैग्नेट्स बनती हैं ये टेम्परेरी बनती हैं क्योंकि ये डिफ्लेक्शन केवल तब तक रहेगा जब तक करंट पास होता रहेगा इस कंडक्टर में। जैसे ही इस कंडक्टर के थ्रू पास होने वाला करंट हम बंद कर देंगे, करंट को ऑफ करेंगे, करंट पास करना बंद कर देंगे, वैसे ही ये जो कंपास थी अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगी। नॉर्मल पोजीशन में वापस आने का मतलब क्या है कि इसमें का जो डिफ्लेक्शन होगा वो फिर से जीरो हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो एक सिंपल सा हमारे पास आउटकम निकल के आया कि whenever current is passed through any conductor then it will behave like magnet and these magnets are called electromagnets or we can say the current carrying conductor will produce magnetic field around it. Clear? अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई हम एक्टिविटी करते हैं, कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कंडक्टर में करंट पास कराते हैं, करंट पास कराने के बाद हम इसके पास में क्या रखते हैं? एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास रखने पर ये कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा ये भी बात पूछी जा सकती है। तो एक बात सिंपल सी समझ लीजिए कि मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन होता है उसके डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्या यूज करते हैं हम? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब बेटा देखो एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है। एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है कि इफ कंडक्टर इज कंसीडर्ड एज ए स्विमर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट विल एंटर फ्रॉम द फीट एंड लीव फ्रॉम द हेड, कि अगर हम कंडक्टर को एक स्विमर मान लें, कंडक्टर को एक स्विमर मान लें और हम ये मान लें कि जो करंट है वो उस कंडक्टर यानी कि वो स्विमर के पैरों से एंटर कर रहा है और कहां से निकल रहा है? सर से निकल रहा है, देन कंपास इज डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है? अपवर्ड। मैं मान लेता हूं कि मैं एक स्विमर हूं, मैं इस टाइप से इसकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, करंट की जो डायरेक्शन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऊपर की तरफ है, यानी कि पैरों से सर की तरफ। इस कंडीशन में जो कंपास होगी वो किधर जाएगा? डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि ये कंपास इधर डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि इधर कंपास रखी होगी तो इस तरफ जाएगी। क्लियर? दिस इज द एम्पियर स्विमिंग रूल। यानी कि अगर आप इसको कंडक्टर को एक स्विमर मान लें इस टाइप से, ठीक है, पैरों से करंट एंटर करता है और सर से अगर बाहर निकलता है तो लेफ्ट हैंड की जो डायरेक्शन होगी कंपास जो होगा उसी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। बट मेन जो टॉपिक है वो हमारा ये नहीं है, सिंपली यहां से हमको एक आउटकम मिलता है कि व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू एनी कंडक्टर it will produce magnetic field around it or we can say it will behave like a magnet and that magnet is called electromagnet. These are temporary in nature और ये तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं जब तक इनमें करंट पास होता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमें ये तो मालूम पड़ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये एक बड़ा इशू है। तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हमको मालूम पड़ा, बट ये कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। क्लियर? तो अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, दो डच साइंटिस्ट थे बायो एंड सेवर्ट, उन्होंने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से जो फैक्ट मिले थे उनको स्टडी किया एंड ही विल और they will establish a formula to find the magnetic field produced by a current carrying conductor. Simply they will took a current carrying conductor like this and suppose the amount of current passing through this conductor is I. एक कंडक्टर ले लीजिए, इसमें कितना करंट पास हो रहा है I, and suppose we have to find the magnetic field at a point P that is at r distance from this wire. अब इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि जैसे ही हम बात करंट पास कराएंगे इस कंडक्टर में, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी भी अब डायरेक्शन की भी अभी हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए लेट वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ दिस वायर। हम इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है dl, एंड ये जो पॉइंट P है इट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम दिस एलिमेंट एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद इट। ये जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये इस एलिमेंट dl से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, और इससे कितना एंगल क्रिएट करता है, थीटा एंगल क्रिएट करता है। अगर हमको इस एलिमेंट का, इस वायर का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो अगर हम बात करें बायो-सेवर्ट लॉ की, तो इस एलिमेंट के लिए बायो-सेवर्ट लॉ क्या है वो समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अब देखिए करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द एलिमेंट और पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो बायो और सेवर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो क्या क्या थे कि इस एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एलिमेंट से पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो कंडक्टर है या जो एलिमेंट है जितना ज्यादा लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड ये उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, ऑल्सो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट एंड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल made between the current element and the line joining the element to the given point. यानी कि according to the बायो-सेवर्ट law, magnetic field produced by any current element will depend on four factors. Number one, directly proportional to the current. Number two, directly proportional to the length. Number three, inversely proportional to the square of distance between the element and the given point. And number four, directly proportional to the sine of angle between element and the line that will join the element to the given point. इन दोनों के बीच जो एंगल है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन के। अगर हम इन चारों को मर्ज करते हैं तो इन चारों को मर्ज करने पे हमको एक मिलती है इक्वेशन, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन आती है dB इज इक्वल, एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। क्लियर? ये चार फैक्टर्स थे जिन पे ये डिपेंड करता था, हमने चारों को मर्ज कर लिया। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसमें बात करें
तो यहाँ पे ये जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 टू दी पावर माइनस 7। कितनी होती है 10 टू दी पावर माइनस 7। क्लियर। और अगर हम म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई इधर आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। क्लियर। ये जो आपका म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। और ये जो परमिएबिलिटी हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैग्नेट के लिए। तो इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट लॉ, the magnetic field produced by any current carrying element या current element is dB is equal mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। क्लियर। ये आ गया फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर हम बात करें इस मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको मालूम है टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको मालूम है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस रूल को, या जो आपका बायो-सैवर्ट लॉ है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी समझेंगे। तो अगर इसकी बात करी जाए तो आपको मालूम है क्या है, dB इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में समझें तो देखिए अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो सकती है, वेक्टर फॉर्म में समझना है। वेक्टर फॉर्म में देखिए अगर हम इसको बात करें डीवी वेक्टर, तो पहले डायग्राम्स के थ्रू समझिए। ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसका एक छोटा सा एलिमेंट आपने ये लिया था। क्लियर। इस एलिमेंट की लेंथ dl और इस एलिमेंट से r डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट P था, ये एंगल थीटा था और इसमें करंट पास हो रहा था I। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। अब बात करते हैं इसके वेक्टर नोटेशन की। I करंट है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। dl लेंथ है, लेंथ में तो वैसे हमने डायरेक्शन देखी नहीं है लेंथ की। लेकिन जब हम IDL की बात करते हैं देन इट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। IDL जो हम बात कर रहे हैं ना, IDL, तो IDL जो होता है इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन जो होती है वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट की होती है। इस टाइप से ये आपका एक वेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ये आपका वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो दूसरा क्या आएगा, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं I इंटू डी एल क्रॉस R अपॉन आर क्यूब। अब देखिए dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखा हुआ है, तो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर को जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा dl इंटू r साइन थीटा। r जो होगा उससे क्यूब में से एक पावर कम हो जाएगी तो ये आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। क्लियर। सिंपली dv इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो ये I इन ब्रैकेट dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब हो जाता है। अब बात आती है कि ये जो हमने बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा, इससे तो हमको केवल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो देखो फॉर डायरेक्शन हम इसमें नॉर्मली 2 लॉज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ होता है आपका राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल या इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। या सेकंड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं मैक्सवेल्स
मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। अब दोनों ही रूल समझ लीजिए कि इन दोनों रूल्स को यूज करके हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। वैसे तो नॉर्मली राइट हैंड पाम रूल एक होता है जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, सारी डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट यहां पर हम इन दोनों रूल्स को इंडिविजुअली समझेंगे। क्या है? पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोल सकते हैं। अब समझ लीजिए राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है। मान लीजिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास हो रहा है आपका आई, इस टाइप से, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। क्लियर। अब अगर आप इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि यू विल होल्ड दिस कंडक्टर इन योर राइट हैंड सो दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं। अंगूठा हमारा करंट की अगर डायरेक्शन में रहेगा तो ये जो फिंगर्स की ग्रिपिंग है, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो ग्रिपिंग है, दैट मीन्स कि जब आप बात करते हो कि इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरीके का होगा, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस टाइप से सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में होगा। क्लियर। सर्कुलर, इस पॉइंट पे आओगे तो इधर बाहर की तरफ, इधर जाएगा तो इधर अंदर की तरफ, इस टाइप से। क्लियर। तो जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हो, देन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर वी विल यूज राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड थंब रूल। यानी कि सिंपली जो कंडक्टर है आप इसको इस तरीके से अपने हाथों में पकड़ लीजिए, अंगूठा अगर करंट की डायरेक्शन में रहेगा तो उंगलियां जिस टाइप से घूमेंगी कंडक्टर के चारों तरफ ग्रिपिंग करेंगी, वही जो डायरेक्शन होगी वही उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर में इस टाइप से इसको ग्रिप कर लें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा, क्योंकि उंगलियां इस पे ग्रिप करके सर्किल बना रही हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। अब देखिए मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या है कि सपोज यू विल होल्ड ए स्क्रू इन योर राइट हैंड एंड टाइटन द स्क्रू। राइट हैंड में स्क्रू को पकड़ के, पेचकस को पकड़ के आप उसको कसते हैं, स्क्रू को टाइट करते हैं। देन इफ द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जब आप स्क्रू को टाइट करोगे तो स्क्रू किधर जाएगा? नीचे। अगर आप ये मान लें कि जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इस टाइप से मान लीजिए स्क्रू लेते हैं, इस टाइप से टाइट करते हैं, टाइट करोगे तो क्या होगा? स्क्रू नीचे जाएगा, यानी करंट नीचे जा रहा है, तो ये देखिए थंब इधर घूम रहा है, इधर से आके इधर, तो ये जो थंब के रोटेशन की डायरेक्शन होगी इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप दोनों ही रूल्स से बात करें सेम निकल के आएगा। आप इसी को देखो, नीचे की तरफ करंट आपने माना, आप ऐसे होल्ड कर लेते तो अंगूठा नीचे, उंगलियां इधर ग्रिप कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाता। तो सिंपली किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, then the direction of magnetic field around any current carrying conductor can be found by using Maxwell's corkscrew rule or by using right hand thumb rule or right hand grip rule. Clear? तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमारा था मैग्नेटिक फील्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, एंड द थर्ड इज Biot-Savart law to find the magnetic field of a current carrying conductor. Clear? Now it's over for today. Thank you. We will meet again in tomorrow.